हेलो सर। सर, आप 4 दशक से ज़्यादा एकेडमिक्स में रहे हैं, आप अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में रहे हैं, आपने बड़े-बड़े पदों पर काम किया है और उसके बाद आप इतने बड़े पदों पे नहीं काम किया है। बट एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होना इट्स अ बिग डील, बड़ा पद है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं लगा कभी। चलिए। और अब आप यहाँ पर इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। अब आपको बुज़ुर्गों के देखभाल की, उनके संरक्षण की एक ज़िम्मेदारी दी गई है। और अभी तक मैंने जितने लोगों से बातचीत की, सबके साथ इतनी मेंटली असॉल्ट किया गया, उनको फिज़िकली असॉल्ट किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कि हमारे समाज में विकृतियां आ गई हैं। जब आप अपनी धरोहर जो है, आपकी सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक धरोहर, जब आप उससे विमुख हो जाएं, तब आप में आत्मीयता खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है। और हमारे पुराणों में वर्णन आता है देवों के और असुरों के संग्राम का संग्राम, दैत्यों के संग्राम का। देव वो हैं जो रेडिएंट होते हैं, दिव्य होते हैं, उनमें ज्ञान की दिव्यता है, जिसके कारण वो हमेशा शांत रहते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। और जो दैत्य होते हैं वो द्वैत से जन्म लेते हैं। वो उनके बीच में भिन्नता का भाव है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। तो यही भाव जो है हमारी संस्कृति में, अब दैत्य का भाव वो सर्वोपरि हो गया है, जिसके कारण बच्चा भूल गया है कि ये मेरे माता पिता है। और कभी कभी माता पिता भी भूल जाते हैं। मतलब हम कई बार कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर मैंने ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे हैं जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों का शोषण करते हैं। तो ये समाज जो है, अब इसकी जो नींव है, जिस आधार पे ये समाज आज का खड़ा है, वो झूठ के आधार पे खड़ा है। और इसीलिए ये सारी विकृतियां। सर, अभी जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की, सबने बताया सबके बहुत सारे दर्द हैं। कोई, हम कहते हैं ना आजकल कि जिनके बच्चे बेटे नहीं होते, बेटियां हैं कि नहीं एक बेटा होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कितने बुजुर्गों के यहाँ पर बेटे हैं और उन बेटों ने ही उनको उनको उनकी पिटाई की है, उनको घर से निकाला है। और आज भी वो बच्चे जो है कुछ काम नहीं कर रहे और जो उनके पेरेंट्स की सेविंग है उसको बस उड़ा रहे हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है हमारा समाज? इसी को तो कलयुग कहते हैं। कलयुग की जो परिकल्पना की गई है, जो चित्रांकन किया गया है, वो यही तो किया गया है। जब संबंध जो हैं उनकी जो पवित्रता है, उस पवित्रता को जब इंसान भूल जाएगा, जब मनुष्य भूल जाएंगे, तो ऐसा ही होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी जो धरोहर है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों, उनके साथ जुड़ जाएं। हमारी एजुकेशन जो है वो सारी फंक्शनल एजुकेशन है, कि सिर्फ नौकरी करने के लिए हम पढ़ते हैं, तनख्वाह कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। मगर जीवन पैसे से तो नहीं जिया जाता। साधन आप कमा सकते हो, पैसे से आप साधन ला सकते हो, ताकि आपका जीवन आराम से फैसिलिटेट हो जाए। मगर जीवन जो जिस पद्धति का नाम है, वो पैसा तो नहीं। सर, आप साहनी फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए और कैसे ये बुजुर्गों की मदद करता है? देखिए, साहनी फाउंडेशन जो है, अशोक साहनी फाउंडेशन, ये इस्टेब्लिश की है श्री अशोक साहनी जी ने। इन्होंने खुद बचपन में कठिनाइयाँ देखी जीवन में। वैसे तो बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार से आते हैं, मगर आपको पता है कि इस देश का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के समय इनको पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और बंटवारे के बाद कौन राजा कौन रंक, सब एक हो गए। तो यहाँ आके जब इनके पास कुछ नहीं था,
फिर से तिनका तिनका बीन के जोड़ के इन्होंने अपने जीवन को बनाया। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके ये वॉच इंडस्ट्री में चले गए। जो इनकी, दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वॉचेस, वॉच डायल्स, और वो भी स्विस वॉचेस, लग्जरी वॉचेस। राडो का जो डायल है वो ये बनाते हैं, इनका बना हुआ है। तो इन्होंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, और वो बिजनेस भी दो असूलों पे किया कि लोन नहीं लेना है, किसी से पैसा नहीं लेना है बिजनेस को चलाने के लिए। दूसरा, अपने जो अपनी ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, पैसा कमाने के लिए दांव पे नहीं लगाना, इंटेग्रिटी रखते हुए पैसा कमाना। और इसके कारण प्रभु की कृपा रही इनके ऊपर। इन्होंने अभी इस समय, इनकी एक और कंपनी है स्विस मिलिट्री, जो ब्रांड है, जो कोई 37 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। तो इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने बनाई, और उससे जो पैसा कमाया, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई मुझे जो इतना प्रभु ने दिया, उसको मैं कैसे उसका वापस करूं इस समाज को और प्रभु की सेवा। तो वो सेवा भाव इनमें हमेशा रहा। और क्योंकि ये सिख गुरुओं से बहुत प्रभावित रहे, और सिखी में एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो है सेवा, तो वो सेवा भाव के कारण इन्होंने फिर ये यहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया। और यहाँ की सबसे बड़ी जो खूबसूरती ये है इस फाउंडेशन की, कि यहाँ पे कोई भी किसी का पैसा नहीं लगा है, सब इन्होंने स्वयं अपनी जमीन ये सारी दी है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया। और जो भी सेवाएं यहाँ पे दी जाती हैं लोगों के लिए, उसमें किसी से कोई पैसा नहीं लेते, फ्री सेवाएं सारी, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो मेडिकल कंसल्टेशन हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, वहाँ पे सारा फ्री है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको भी सारा फ्री है। प्लस हमने अभी शुरू किया था, ये ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू किए थे सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, वो भी फ्री। मतलब कोई भी चार्ज कहीं नहीं करना है बच्चे से, जो जिसको सर्विस दी जा रही है उसकी जेब से, ताकि लोगों का भला हो और लोगों का उत्थान। ये उनका। हमने तो कितने बिजनेसमैन देखे हैं, आप लोग देखते ही रहते हैं, बैंकों से इतना लोन ले लेते हैं और वो ये तो सर, तो 100 में से मुझे लगता है 1%। पोएट भी है, पेट्रन है जाकिर हुसैन सोसाइटी, इनके लिटरेरी सोसाइटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जो जाकिर, ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। किताबें इन्होंने, देखा मैंने। किताबें, इनकी किताबें आपने यहाँ पे भी देखी है, हमने डिस्प्ले करके रखी है। अभी एक किताब इन्होंने लिखी है सिख गुरुओं पे भी, वो कॉफी टेबल बुक लिखी है। तो लिखते रहते हैं। और उसमें सबसे अभी एक और किताब इनकी आ रही है, द क्वीनली आइकॉन्स ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने विमेन को हाईलाइट किया है कि कंट्रीब्यूशन क्या रही है, वुमेन की पावर क्या है उस पे। और इसलिए सर, आपसे बातचीत के टाइम पर भी हमने देखा कि अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में बस पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। सोसाइटी को गिव बैक करना, सोसाइटी को वापस देना क्यों ज़रूरी है? यही समाज है ना। आपको याद अगर आए कि कालिदास कैसे का, पुरानी एक कहानी है कालिदास की। जब कालिदास नहीं थे, वो एक पेड़ की शाखा पे बैठे हुए थे, और जिस शाख पे बैठे थे, शाखा पे, मेरी हिंदी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, जिस शाखा पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। आम इंसान की हालत यही है। ये समाज जो है, ये वो शाखा है पेड़ की जिसके ऊपर आप बैठे हो, यही आपको सब दे रहा है। अगर आप इसी को काटोगे, वो तो वहां पे तो समझ आ जाता है कि वो शाखा पे बैठा है, उसको काट रहा है, हम एकदम से कह देते हैं कि वो तो मूर्ख।
मगर यहां की मूर्खता दिखाई नहीं देती कि जो समाज आपको सब कुछ दे रहा है ताकि आपका विकास हो, मगर उस समाज के विकास के लिए आप कुछ नहीं देते, वापस नहीं करते। व्यक्ति ये सोचता है ये तो मेरी मेहनत है, मैंने इतनी एजुकेशन प्राप्त की है, ये मेरा कमाया हुआ है, तो ये मेरा पैसा है। जो कुछ आता है वो तो इसी धरती से मिलता है ना। आपका क्या है जो लेकर आए थे? ना लेके आते हैं ना लेके जाते हैं, सब कुछ तो यहीं से धरती देती है सब कुछ। फिर समाज देता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, जो माँ बाप ने भी पैसा कमाया उनको भी तो किसी ने मदद की। एक तो ये चीज है, दूसरी एक आध्यात्मिक भी है। हमारे यहाँ पे कहा गया है, आध्यात्मिक सत्य कहा गया है, एकम सत्य जगत मिथ्या। इसका मतलब ये नहीं कि ये संसार झूठ है, इसका मतलब है कि ये जो भिन्नता दिखाई देती है, ये जो डिफरेंशियल रियलिटी हमें दिखती है, वो मिथ्या है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर अंग्रेजी में कहें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये दोनों चीजें, क्योंकि हम इंद्रधनुष की तरह ये समाज है, निकलता किसमें से है? एक सफेद लाइट से। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लाइट्स ही सिर्फ हैं। अगर हम डिफरेंटनेस में आ जाएंगे, भिन्नता में फंस जाएंगे, वो दैत्यों वाली अवस्था हो जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है तो एक, हमें दिख नहीं रहा कि हम कैसे जुड़े हैं, इसलिए साइकिल्स हैं। आज क्योंकि हमने साइकिल्स की अवहेलना की, तभी तो ये सारी इश्यूज आ रहे हैं। क्लाइमेट टेक की प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट में पोल्यूशन की बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि जब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं अगर ऐसा ही था? क्योंकि हम एक्सप्लॉयटेटिव हो गए। जितना, इट्स लाइक फ्लॉगिंग, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। और वो जरूरी है देना, क्योंकि साइकिल है, जीवन में सिर्फ साइकिल्स है, कोई भी चीज एक जगह टिकी नहीं है। और अगर साइकिल को हमने तोड़ा, कहीं पे भी काटा, तो त्रासदी होगी।